हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे भारत के इतिहास की क्लास 39 है और आज हम इस क्लास में अपना नया टॉपिक जो है हमारा मौर्य वंश उसके बारे में देखेंगे। जैसा हमने मगध के जो अंतिम वंश था नंद वंश, उसमें नंद वंश का जो शासक था धनानंद, किस प्रकार से धनानंद के द्वारा चाणक्य की बेइज्जती करके उसे दरबार में से निकाल दिया जाता है और चाणक्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया जाता है, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती है तक्षशिला में और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त धनानंद को मार देता है और एक नए वंश की शुरुआत करता है जो है हमारा मौर्य वंश। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य जिसे कौटिल्य व विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तो चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। धनानंद वही शासक है जिसके शासनकाल में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय आपका नंद वंश चल रहा था और नंद वंश का धनानंद शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य को कई ग्रंथों में अलग अलग वर्ण व अलग अलग जाति का बताया हुआ है। जो हमारे वर्ण हैं, ये जब हमने ऋग्वेद किया था तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है, जो हैं हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र भी कहा गया है, वह कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय भी कहा गया है। जैसे ब्राह्मणों परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता एक शूद्र जाति से थी और इनकी माता का नाम था मुरा। इनकी माता का नाम था मुरा और ये कहा जाता है कि इनकी जो माता थी वो नंदों के रनवास में रहा करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विष्णु पुराण के भाष्यकार व टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को नंदराज की पत्नी मुराद से उत्पन्न बताया गया है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की पत्नी एक दासी का पुत्र था। फिर आते हैं मुद्रा राक्षस नाटक। मुद्रा राक्षस को ग्रंथ, पुस्तक व नाटक भी कहा जाता है। इनके जो इस मुद्रा राक्षस के जो रचयिता हैं वो हैं हमारे विशाख दत्त और इस नाटक में चंद्रगुप्त को दासी का पुत्र बताया गया है और इन दासी का नाम है मुरा और इसी नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन माना गया है। मतलब इनका ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कोई कुल ही नहीं था और मुद्रा राक्षस नाटक में ही नंद वंशों को उच्च कुल का माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोमदेव। सोमदेव रचित, सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर ग्रंथ की रचना हुई थी और इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का माना गया है, शूद्र वंश का माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहद कथा मंजरी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति व शूद्र वंश का माना गया है। फिर आते हैं यूनानी। एक यूनानी है जिसका नाम है जस्टिन और जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को एक मामूली घराने से बताया हुआ है। तो ये कुछ हमारे ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र जाति से थे, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनसे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय जाति से थे, मतलब ये एक क्षत्रिय थे। जैसे बौद्ध ग्रंथ में मौर्यों को कपिल वस्तु के शाक्यों व भाक्यों की एक शाखा माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महाबोधि वंश एक राजकुल मानता है, मतलब
महाबोधि जो वंश है वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजकुल मानता है। फिर आते हैं हमारे महावंश, और महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। प्लूटोक जो विदेशी हैं, प्लूटोक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को उच्च कुल का माना गया है। जितने भी हमारे अनुसार जितनी भी मान्यताएं हुई हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति से थे, चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय जाति से थे, जितनी भी सर्वाधिक मान्यता मिली हैं उन सभी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक उच्च जाति के थे। यह एक उच्च जाति के थे, एक क्षत्रिय थे। उसके बाद आता है कि बौद्ध परंपरा के जो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से ये ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे और इसी कुल का संबंध था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। उसके बाद आता है कि मौर्य वंश की पहचान किस प्रकार से होती है। कुछ मृतभांड मिले थे हमें, तो उन मृतभांडों से मौर्य वंश की पहचान उत्तरी काले पॉलिस मृतभांडों से की जाती है। फिर आते हैं हमारे हेमचंद कृत के द्वारा परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषक की मुखिया की पुत्री का पुत्र कहा गया है। मतलब एक मोर पालने वाले की पुत्री का पुत्र कहा गया है। फिर आते हैं हमारे कि एरियन तथा प्लूटोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान एंड्रोकोटस के रूप में कही गई है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से भी बुलाया गया है एरियन व प्लूटोक के द्वारा। फिर आता है विलियम जोन्स, और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में भी कहा गया है, या चंद्रगुप्त मौर्य को एक अन्य नाम से पुकारा गया है जो है आपका सेंड्रोकोटस। फिर आते हैं प्लूटोक के अनुसार चंद्रगुप्त व सिकंदर की मुलाकात हुई थी। मतलब प्लूटोक ने यह उल्लेख किया गया है कि जो सिकंदर भारत में आया था, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई थी। फिर आता है कि मौर्य वंश का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें बांग्लादेश से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जो है आपका महास्थान अभिलेख, और महास्थान में मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गोरखपुर से एक तामपत्र मिला था, और ये तामपत्र है हमारा सोहगोरा तामपत्र के अनुसार जो गोरखपुर से मिला है उसमें मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब इंडिका पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने, और इंडिका पुस्तक में मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने, और अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक थी, और इस पुस्तक में भी मौर्य वंश व चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। इन दोनों पुस्तकों को, इंडिका व अर्थशास्त्र पुस्तकों को हम डिटेल में करेंगे। फिर आते हैं कि भद्रबाहु का एक ग्रंथ है। भद्रबाहु ने ग्रंथ लिखा था, बौद्ध ग्रंथ जो है हमारा कल्पसूत्र, वो जैन ग्रंथ जो है हमारा कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र में चंद्रगुप्त मौर्य व मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। उसके बाद जितने भी हमारे ज्यादातर जो भी हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं वह जैन ग्रंथ हैं। इन बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वर्ग का माना हुआ है, और पुराण व विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र वर्ण का माना गया है। फिर आते हैं कि जब
धनानंद ने, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, धनानंद ने जब चाणक्य को अपने दरबार से बेइज्जती कर कर निकाल दिया गया था, तो जब चाणक्य जा रहे थे तो चाणक्य की नजर पड़ती है चंद्रगुप्त मौर्य पे, जब चंद्रगुप्त अपने बचपन में थे। और चंद्रगुप्त मौर्य एक खेल खेल रहे थे उस समय, जो था आपका राजकीलम खेल। राजकीलम खेल खेल रहे थे और ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को देख लिया था और एक शिकारी से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य को अर्थशास्त्र की शिक्षा दी थी। और ये शिक्षा दी थी इन्होंने इसे तक्षशिला में शिक्षा दी थी और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था युद्ध लड़ने के लिए। और चाणक्य के कहने पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया था और एक नए वंश की शुरुआत करी थी, जो है हमारा मौर्य वंश। और इस प्रकार से मौर्य वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हमारा पहला शासक है मौर्य वंश का। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन चलता है वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चलता है। मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो प्रधानमंत्री था वो था हमारा चाणक्य। और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जो थी हमारी अर्थशास्त्र। और चाणक्य के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली भी इन्हें कहा जाता है। फिर आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे पहले शासक बने थे जिसने मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, जहां पे शिक्षा दी जाती थी, वो था हमारा तक्षशिला। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र वही शहर है जिसकी स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी और उदयन ने सबसे पहले इसे अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था और आज के समय में इस पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और इन्हीं के शासनकाल में पहली जैन सभा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म अपनाया था तो वो जैन धर्म इन्होंने भद्रबाहु के कहने पर अपनाया था। भद्रबाहु के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। उसके बाद मिलता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था तो इसका उल्लेख मिलता है हमें परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था और भद्रबाहु के कहने पर अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर भी विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दक्षिण भारत में जो विजय प्राप्त करी थी, जो युद्ध जीते थे, उनका जो वर्णन मिलता है, इनका वर्णन हमें 2 तमिल ग्रंथों में मिलता है और वो 2 तमिल ग्रंथ हैं हमारे एहनानूरू और पुर्नानूरू और एहनानूरू 2 ऐसे तमिल ग्रंथ हैं जिसमें हमें यह वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब मगध में 12 वर्ष तक, जब मगध में या मौर्य वंश में जब 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था तो उस समय भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत व श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है उधर चले गए थे। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रचार
का श्रेय जाता है वो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को और भद्रबाहु को। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना भी कहा जाता है और इसे कहा था जस्टिन के अनुसार, मतलब जस्टिन ने ये कहा था कि चंद्रगुप्त की जो सेना है वो डाकुओं की सेना के समान है। फिर आता है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब चाणक्य ने अस्त्र-शस्त्रों से शिक्षित कर दिया था तो चंद्रगुप्त की जो पहला अभियान था, जो पहली लड़ाई थी, वो थी पंजाब और सिंध के खिलाफ और पंजाब व सिंध पर 323 ईसा में इन्होंने हमला कर दिया था और 317 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का पंजाब और सिंध पर एकाधिकार अधिकार हो गया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एपियानस। एपियानस के अनुसार सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का गवर्नर था, सेल्यूकस निकेटर ने सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त से युद्ध किया था और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को सिंधु नदी के तट पर 305 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया था तो इन दोनों के बीच में संधि हुई थी और उस संधि में जो उल्लेख है, जैसे दोनों के बीच में जो संधि हुई थी उस संधि के अनुसार इस संधि की जो जानकारी मिलती है हमें, इस संधि की जानकारी मिलती है एपियानस में। और इस संधि में जैसे 4 प्रांत, 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे और वो 4 जो प्रदेश हैं, जो क्षेत्र हैं, वो हैं अराकोसिया जो कंधार में है, पेरोपनिसैडाई जो काबुल में है, तीसरा है एरिया जो हेरात में है और चौथा है जेड्रोसिया जो मकरान तट पर प्रदेश है। ये 4 प्रदेश सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को संधि के तौर पर दिए थे। दूसरा पॉइंट है हमारा, इस संधि का जो दूसरा पॉइंट है वो है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, हेलेना का जो दूसरा नाम है वो है कार्नेलिया, मतलब सेल्यूकस निकेटर ने हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई थी। तीसरा पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 लड़ाकू हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट में दिए थे। चौथा पॉइंट है हमारा सेल्यूकस ने एक विदेशी यात्री सेल्यूकस निकेटर के दरबार में जो राजदूत था मेगास्थनीज, उस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था और भारत में आने वाला पहला विदेशी राजदूत मेगास्थनीज ही है और मेगास्थनीज ने ही एक पुस्तक लिखी है जो है इंडिका, और इंडिका में मौर्य वंश व चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो युद्ध हुआ था 305 में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस में भी मिलता है। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म व बौद्ध धर्म और मुद्रा राक्षस में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को विरशल भी
कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक अन्य नाम विरशल, विरशल भी कहा गया है बौद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में और मुद्र राक्षस में। उसके बाद आता है कि रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख के अनुसार, गिरनार अभिलेख जिसे 150 ईसा पूर्व बताया जाता है, और इस अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र को अपने राज्य में मिला लिया था। सौराष्ट्र जो गुजरात में है उसे अपने राज्य में मिला लिया था। और पुष्पगुप्त वैश्य सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। दोबारा देखिए कि रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख जो 150 ईसा पूर्व पुराना है, उसमें उसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, और सौराष्ट्र का जो राज्यपाल बनाया गया था वो था पुष्पगुप्त वैश्य। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो है जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त नाम मिला है। चंद्रगुप्त का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। फिर आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि साहित्य में सबसे पहले पतंजलि के महाभाष्य, जिसे आपका संस्कृत की व्याकरण भी कहा जाता है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य नाम मिला है। अगर साहित्य की बात होती है कि साहित्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य किसमें मिला है, तो वो हमारा पतंजलि की महाभाष्य में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मगध पर जब चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था, तो ये कहा जाता है कि उसमें मगध पर अधिकार में कोई ज्यादा हानि नहीं हुई थी, कोई रक्त नहीं बहा था। इसी वजह से मगध पर जो अधिकार हुआ है उसे रक्त विहीन क्रांति भी कहा जाता है। और मगध पर जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किए थे, तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो केंद्र भाग पर किया था, उसके बाद समवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जस्टिन और प्लूटोक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसमें 6 लाख सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे व 9,000 हाथी थे। और जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना भी कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मौर्य वंश का विस्तार हुआ था वो हमारा उत्तर भारत में हिंदकुश पर्वत से हुआ था। मतलब हिंदकुश पर्वत तक आपके मौर्य वंश का विस्तार था उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र तक मौर्य वंश का अधिकार था, और पूर्व में मगध क्षेत्र तक मौर्य वंश का अधिकार था, और पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। जो ये हिंदकुश पर्वत जो उत्तर भारत में है, जहां तक मौर्य वंश का विस्तार था उत्तर भारत में, तो हिंदकुश पर्वत को यूनानी लेखकों ने पेलोपोनेसस व इंडियन काकेसस भी कहा है। फिर आते हैं कि मौर्य वंश की जो राजधानी थी, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मौर्य वंश की राजधानियां थी वो थी हमारी उत्तर पश्चिम की जो राजधानी मानी जाती है वो है तक्षशिला राजधानी, और दक्षिण भारत के उस समय राजधानी मानी जाती है उज्जैन, और उत्तर की जो मेन राजधानी मानी जाती है वो है पाटलिपुत्र। फिर आता है कि चंद्रबस्ती नामक मंदिर जो श्रवण बेंगोला में है,
श्रवण बेंगोला में है, उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गिरनार क्षेत्र में। गिरनार क्षेत्र जो गुजरात में है, जूनागढ़ में है, गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था और यह निर्माण करवाया था पुष्पगुप्त वैश्य ने। पुष्पगुप्त वैश्य वही है जिसे सौराष्ट्र में राज्यपाल नियुक्त किया गया था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र को अपने राज्य में मिला लिया था। तो सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, परंतु इसका जो पुनर्निर्माण, इसकी जो मरम्मत की जाती थी वो बार बार अन्य शासकों के द्वारा की जाती थी। तो सुदर्शन झील की जो मरम्मत की गई है वो सबसे पहले जो शासक है, जो चक्रपालित ने सुदर्शन झील की मरम्मत की थी। दूसरे शासक हैं हमारे अशोक। अशोक के शासनकाल में तुषास्प राज्यपाल ने सुदर्शन झील की मरम्मत की थी। तीसरे शासक हैं, जूनागढ़ के अभिलेख में उल्लेख मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन झील की जो मरम्मत करी थी वो रुद्रदामन ने भी करी थी। चौथे जो शासक हैं जिन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करी थी वो हैं हमारे सकंद गुप्त। तो ये 4 शासक हैं जिनके शासनकाल में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के तौर पर भेजा था, तो मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी जो है इंडिका किताब, इंडिका पुस्तक। और इंडिका में जो पाटलिपुत्र है, इंडिका में जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा भी कहा गया है। फिर आता है कि चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित है, इस अर्थशास्त्र पुस्तक का जो तुलना की गई है वो मैकियावेली की प्रिंस से की गई है और इसी वजह से चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं भद्रबाहु, और भद्रबाहु के कहने पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जो तिथियों की जानकारी मिलती है वो हमें यूनानी स्रोत से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक जो सम्राट माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भारत को राजनीतिक रूप से एकवृद्ध किया था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भारत को राजनीतिक रूप से ही एकत्रित किया था, मतलब इकट्ठा किया था। उसके बाद जब भद्रबाहु के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था तो वो जैन भिक्षु बन गए थे। तो जैन धर्म के प्रचार के लिए या फिर मगध में जब 12 साल का अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत की यात्रा पर चले गए थे और दक्षिण भारत में वो श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहां पर चले गए थे और चंद्रगिरी पर्वत पर उन्होंने तपस्या करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और संथारा विधि या फिर सलेखना विधि से 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए थे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे तो उनका जो उत्तराधिकारी था या मौर्य वंश का जो अगला शासक था वो था बिंदुसार। तो फ्रेंड्स, ये हमने
चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश की कैसे शुरुआत हुई थी, मौर्य वंश के कहां से स्रोत मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था उसके बारे में पढ़ा था। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी या मौर्य वंश का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बिंदुसार और अशोक सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।